अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ प्री स्ट्रेसिंग? सो वी स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग. प्री स्ट्रेसिंग कैन बी डिफाइंड इन जनरल टर्म्स एज द प्री लोडिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर. तो प्री स्ट्रेसिंग को डिफाइन किया जा सकता है कि आप प्री लोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर, कि प्री स्ट्रेसिंग को आप प्री लोडिंग भी कह सकते हैं, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ सर्विस लोड सो एज टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक वेज. तो प्री स्ट्रेसिंग क्या है? प्री लोडिंग ऑफ स्ट्रक्चर है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ सर्विस लोड, कि एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने से पहले ही आप कंक्रीट के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस कर दें, तो ऐसे मेंबर को आप प्री स्ट्रेस्ड मेंबर कहेंगे. प्री का मतलब कि पहले से, स्ट्रेस्ड कि पहले से ही स्ट्रेसेस इंड्यूस कर दें आप. तो स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी मेंबर आप नॉर्मली देखते हैं कि मेंबर जब कास्ट करते हैं, उसके ऊपर लोड डालते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होता है. बीम का मेंबर है, उसके आप सेंटर के ऊपर लोड डालेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा, निचले फाइबर में टेंशन क्रिएट होगी और अपर वाले फाइबर में कंप्रेशन डेवलप होगी. तो प्री स्ट्रेसिंग में आप पहले से ही स्ट्रेसेस इंड्यूस कर देते हैं, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, कि निचले वाले फाइबर में आप कंप्रेशन इंड्यूस कर देते हैं, ऊपर वाले फाइबर में आप पहले से ही आप टेंशन इंड्यूस कर देते हैं. कि जब आपने सर्विस लोड डालना है, इसके ऊपर एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई करेंगे, तो पहले से इंड्यूस स्ट्रेसेस हैं वो न्यूट्रलाइज हों, उसके बाद फिर जो है नॉर्मल स्ट्रेसेस उस मेंबर के अंदर डेवलप हों. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? इसको दूसरे वे में भी डिफाइन किया है. ए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज वन इन विच there have been introduced internal stresses of such magnitude and distribution that the stresses resulting from the given external loading are counteracted to the desired degree. तो ये भी वही डेफिनेशन, वही चीज़ बता रही है कि आपने इंट्रोड्यूस कर देनी है इंटरनल स्ट्रेसेस किस मैग्नीट्यूड की, कि जब आपने एक्सटर्नल लोड डालना है तो वो जो पहले से इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस हैं वो काउंटर एक्ट हो जाएं, कि पहले से जो इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अब इसी डेफिनेशन को समझने के लिए ये ज़रा डायग्राम देखें कि ये एक बीम है, अनस्ट्रेस्ड बीम, कि ये बीम है, इसके ऊपर कोई स्ट्रेसेस नहीं है आ रही, एक न्यूट्रल पोजीशन में है. जब आप इसके ऊपर लोड डालते हैं तो इस तरह ये डिफॉर्म होता है. ये एक डिफॉर्म शेप आपको पिंक कलर में इस बीम की नज़र आ रही है, कि निचले फाइबर में टेंशन है, ऊपर वाले फाइबर में कंप्रेशन है. ये तो है नॉर्मल कंक्रीट की बात हो रही है. नॉर्मली विदाउट लोडिंग ऐसे मेंबर होगा, जब लोड डाल देंगे तो इस तरह ये डिफॉर्म हो जाएगा. अब आ जाते हैं प्री स्ट्रेसिंग. यहाँ से स्टार्ट होती है 3 नंबर फिगर से. प्री स्ट्रेसिंग में क्या करते हैं कि मेंबर के अंदर आपने एक स्टील डाला, टेंडन, ये जो रेड कलर में है ये टेंडन आपको नज़र आ रहा है, इसको आप दोनों एंड के ऊपर स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं. स्ट्रेच करने के बाद जब आप इसे रिलीज़ करेंगे तो ये इस जगह के ऊपर, इस फाइबर के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस डेवलप होती हैं. जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो उसमें टेंशन डेवलप होती है, लेकिन जब आप रिलीज़ करते हैं तो स्प्रिंग बाउंस बैक करता है. इसी तरह जब ये जो स्टील है, जब खींची हुई पोजीशन से वापस बाउंस बैक करेगा तो इस मेंबर में ये कंप्रेशन इंड्यूस करेगा. कंप्रेशन क्यों करेगा इंड्यूस? क्योंकि वो बाउंस बैक तो होना नहीं है. कंक्रीट और स्टील के दरमियान बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो जो स्टील है वो बाउंस बैक नहीं होगा, बल्कि इस जो एलिमेंट है, इस जो फाइबर है या ये जो लेयर है, इसमें कंप्रेशन डेवलप हो जाती है. जब कंप्रेशन डेवलप होगी यहाँ पे, तो बीम इस तरह रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा. तो प्री स्ट्रेसिंग में आप जो रिवर्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस और स्ट्रेन वो इंड्यूस कर देते हैं. फिर जब आप इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड डालेंगे
एक्सटर्नल लोड डालने से क्या होगा, ये मेंबर दोबारा फ्लैट पोजीशन में आ जाएगा। प्री स्ट्रेसिंग की वजह से मेंबर अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह टिल्ट हुआ, जब लोड डालेंगे तो ये दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगा। तो हम इस पोजीशन से बच जाते हैं कि जो नॉर्मल मेंबर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन होती है उसको प्री स्ट्रेसिंग मेंबर अवॉइड करते हैं। तो इसके स्पेसिफिक बेनिफिट हैं ये जो प्री स्ट्रेसिंग है। जब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगी, जब डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो उसके निचले वाले फाइबर में क्रैक्स नहीं डेवलप होंगे। जब क्रैक्स नहीं डेवलप होंगे तो उस जगह के ऊपर जो स्टील है उसको रस्ट नहीं लगेगा। तो इस तरह के मेंबर हैं, इनकी जो सर्विस लाइफ है वो ज़्यादा होती है। इसमें ना तो एक्सेसिव डिफॉर्मेशन डेवलप होती हैं प्री स्ट्रेस मेंबर में, और ना ही क्रैक्स डेवलप होते हैं, और ना ही इसके जो स्टील है उनको रस्टिंग लगती है। तो इसलिए इसकी जो सर्विस लाइफ है ये ज़्यादा होती है। अब चलते हैं कि मेथड कौन से हैं। मेथड प्री स्ट्रेसिंग के नॉर्मली जो हैं वो दो तरह के मेथड यूज़ होते हैं, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में क्या करते हैं, इसकी तफसील ज़रा हम आगे देखते हैं। प्री टेंशन कंक्रीट क्या है। इन प्री टेंशनिंग द स्टील इज स्ट्रेच्ड बिफोर द कंक्रीट इज प्लेस्ड। प्री टेंशनिंग में स्टील पहले स्ट्रेच किया जाता है, उसके बाद फिर कंक्रीट की प्लेसिंग होती है। जबकि पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है कि पहले कंक्रीट की प्लेसिंग होती है, उसके बाद स्टील को स्ट्रेच किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब प्री टेंशनिंग में क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडन आर प्लेस्ड बिटवीन टू अबटमेंट्स एंड स्ट्रेच्ड टू 70 to 80% ऑफ देयर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। प्री टेंशनिंग में आपको एंड के ऊपर दो अबटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। अबटमेंट्स क्या हैं, एक मैस सपोर्ट है जिसके ऊपर आप जो टेंडन हैं उनको एंकर कर सकते हैं, और उसके बाद आप उस जगह पे टेंडन को होल्ड कर सकते हैं। तो उन टेंडन को स्ट्रेच करने के बाद होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं, जो सपोर्ट बनाई जाती हैं, उनको अबटमेंट्स कहते हैं। तो 70 to 80% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो टेंडन है उसको स्ट्रेच कर लिया जाता है। फिर कंक्रीट इज पोर्ड इनटू मोल्ड अराउंड द टेंडन एंड अलाउड टू कंक्रीट। उसके बाद कंक्रीट आप डाल देते हैं, उसकी क्योरिंग करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ जो है ना अचीव करते हैं। वंस द कंक्रीट रीच द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, जब उसकी स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, उसकी जो स्ट्रेचिंग फोर्सेस हैं उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो मिनिमम 28 डेज तक आप जो एंकर्स हैं या जो टेंडन्स हैं उसको स्ट्रेचिंग पोजीशन में रखते हैं। जब कंक्रीट फुल्ली हार्ड हो जाती है, कंक्रीट और स्टील का जो बॉन्ड है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, उसके बाद आप जो है ना वो टेंडन्स को रिलीज़ कर देते हैं। तो जब रिलीज़ करते हैं तो फिर क्या होता है, जब रिलीज़ करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेसेस इन टेंडन आर ट्रांसलेटेड इनटू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। तो जब आप टेंडन को स्ट्रेच करते हैं तो टेंडन के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं, टेंशन होती है टेंडन के अंदर। जब आप उसे रिलीज़ कर देंगे तो फिर ये जो टेंशन है ये कंक्रीट के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स इंड्यूस करेगी। तो ये जो टेंशन है ये फिर कंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रैंड्स हैं। इस तरह ट्विस्टेड वायर, these strands are bunch of twisted wire, इस तरह की शेप में होते हैं स्ट्रैंड्स। ये आप देख सकते हैं कि एक सेटअप लगा हुआ है प्री स्ट्रेसिंग का। ये दो एंड अबटमेंट्स हैं जो कि हैवी मैसिव स्ट्रक्चर हैं, जो कि इस वायर को अपनी जगह पे स्ट्रेच पोजीशन में मेंटेन रखते हैं इसको। ये जैक है, स्टील वायर को खींचते हैं। जब आपने खींच लिया उसके बाद आप कंक्रीट पोर करते हैं और उसके बाद क्योर करते हैं। 28 डेज तक आप इसी तरह इस बार को स्ट्रेच पोजीशन में ही रखेंगे। जब फुल्ली हार्डन हो जाती है कंक्रीट, फुल्ली स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है, तो फिर आप इसे रिलीज़ कर देते हैं। जब रिलीज़ करते हैं तो इस तरह ये कंक्रीट का जो साइज़ है वो शार्ट होने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन इंड्यूस हो जाती है और इस तरह ये अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है मीन। जब आप इसे साइड पे लेके जाते हैं, उसके ऊपर लोड डालेंगे तो ये दोबारा फ्लैट हो जाएगा। पोस्ट टेंशनिंग टेक्निक क्या है? इन पोस्ट टेंशनिंग द स्टील इज स्ट्रेच आफ्टर कंक्रीट इज हार्डन। कि स्टील को आप बाद में स्ट्रेच करते हैं जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है। कंक्रीट इज कास्ट अराउंड बट
नॉट इन कंटेक्ट विद अनस्ट्रेच स्टील। ये कंक्रीट की कास्टिंग तो करते हैं, लेकिन उसका जो अनस्ट्रेच वो जो स्टील है, टेंडन्स है, उसके साथ उसका कोई कंटेक्ट नहीं होता। तो कंटेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए आप उसमें जो बीम मेंबर्स हैं या कोई भी मेंबर है उसमें आप फॉर्मर स्टील की जो डक्ट्स हैं या स्टील फॉर्म्स हैं वो रख देते हैं आप। वंस कंक्रीट हैज़ हार्डन टू रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, जब कंक्रीट सेट हो जाती है, द स्टील टेंडन्स आर इंसर्टेड एंड स्ट्रेच अगेंस्ट द एंड ऑफ द यूनिट एंड एंकर्ड ऑफ एक्सटर्नली, प्लेसिंग द कंक्रीट इनटू कंप्रेशन। जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है तो वो जो आपने डक्ट्स रखी थी उसके अंदर आप टेंडन्स को इंसर्ट करते हैं। जब टेंडन्स को इंसर्ट करते हैं तो एक एंड के ऊपर आप एंकर कर देते हैं, दूसरे एंड से उसको आप स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं टेंडन्स को। जब आपका स्ट्रेचिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो फिर आप दूसरे एंड के ऊपर भी आप उसको एंकर कर देते हैं, फिर वो स्ट्रेच पोजीशन में ही एंकर रहता है वो जो टेंडन है। जब आपने स्ट्रेचिंग कर ली उसके बाद आपने कंड्यूस के अंदर आपने सीमेंट सैंड की स्लरी फिलअप करनी है पंपिंग के ज़रिए। एक एंड से आप स्लरी उसमें इंड्यूस करेंगे, जब तक दूसरे एंड के ऊपर अपीयर नहीं होती स्लरी तब तक उसके अंदर आप फिलिंग करते रहते हैं, पंपिंग करते रहते हैं। तो इस तरह जो पोस्ट टेंशनिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ये सारी थ्योरी यही लिखी हुई है जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। तो इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि ये एक मेंबर साइड के ऊपर आपने कास्ट किया, कंक्रीट डाल दी, उसके बाद आपने कंड्यूस डाल दी इसके अंदर, फिर आपने इसके अंदर आपने टेंडन्स डालने हैं, एक एंड के ऊपर एंकर करना है, फिर जैक लगा के इसको खींचना है, फिर खींचने के बाद दूसरे एंड पे भी इसको एंकर कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर फिलिंग कर देनी है स्लरी की। तो ये एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक बीम है, ये रियल डायग्राम है, ये भी कास्टिंग से पहले की डायग्राम है। अभी कास्टिंग नहीं हुई लेकिन आप इसमें से देख सकते हैं कंड्यूट्स जो रखे हुए हैं इन्होंने पोस्ट टेंशनिंग के लिए। इसी तरह अब कास्टिंग हो चुकी है, उसमें आप कंड्यूट्स में आपने टेंडन इंसर्ट किए और ये जो वर्कर्स हैं या जो स्किलफुल वर्कर्स हैं ये इसको जैक के ज़रिए खींच रहे हैं। इसी तरह ये एक लॉन्ग स्पैन की एक स्लैब है, उसकी पोस्ट टेंशनिंग भी की हुई है। तो ये भी एक देख सकते हैं स्लैब। अब इसके प्री स्ट्रेसिंग के फ़वाइद देख लेते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला बेनिफिट है कि एलिमिनेशन ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट। चूँकि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं डेवलप होती, जब मेंबर इन सर्विस होता है तो मेंबर फ्लैट हो जाता है, इसमें कोई एक्सेसिव डिफ्लेक्शन नहीं होती, तो इसलिए इसके अंदर क्रैक्स नहीं डेवलप होते। द इंटायर सेक्शन ऑफ कंक्रीट इज़ इफेक्टिव इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट। नॉर्मली कंक्रीट में आप देखते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस से निचले वाले फाइबर में जो स्टील इफेक्टिव होता है और अपर फाइबर में और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले पोर्शन में कंक्रीट इफेक्टिव होती है। लेकिन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में पूरा जो सेक्शन है वो उसको आप इफेक्टिव कंसीडर करते हैं या इफेक्टिव होता है स्ट्रेसेस को टेक अप करने के लिए। चूँकि कर्व टेंडन यूज़ होते हैं इसलिए तो ये जो shear फोर्स जो है ना इसको भी काउंटर करने को भी इफेक्टिवली काउंटर करते हैं। ये जो कर्व टेंडन्स हैं ये इस बीम के अंदर या इस मेंबर्स के अंदर जो shear फोर्स है उसको सक्सेसफुली काउंटर करते हैं। तो इसलिए इससे ये मुमकिन होता है कि आप कोई थिन सेक्शन कास्ट कर लें इससे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज़ मोर सूटेबल फॉर स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग स्पैन। लंबे स्पैन के लिए आपने कोई स्ट्रक्चर बनाना है, लंबे स्पैन के आपने कोई मेंबर कास्ट करने हैं, तो वहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो ये ज़्यादा सूटेबल होती है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर मोर स्लेंडर। पहले भी मैंने बताया आपको, क्योंकि इसमें जो shear फोर्स है उसको हैंडल करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है, तो इसलिए आप इससे थिन मेंबर आप कास्ट कर सकते हैं। अंडर डेड लोड द डिफ्लेक्शन इज रिड्यूस्ड। क्योंकि आप पहले से कैमर प्रोवाइड कर देते हैं तो इसलिए इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होती डेड लोड में। इसी तरह लाइव लोड के अंदर भी जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू एक स्मॉलर वैल्यू होती है। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस में। प्री स्ट्रेसिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्टर स्पैन।
शॉर्ट स्पैन के लिए आप प्री स्ट्रेसिंग को यूज़ नहीं करते, वो ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेंगी। कैन नॉट बी यूज इन सच सिचुएशन वेयर वेट एंड मैस आर डिज़ायर्ड। क्योंकि प्री स्ट्रेस मेंबर थिन सेक्शन के होते हैं, तो जहाँ पे आपको वेट चाहिए, मैस चाहिए, तो वहाँ पे आप इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। मेंबर्स रिक्वायर्ड मोर केयर इन डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इरेक्शन। प्री स्ट्रेस मेंबर को आप केयरफुली डिज़ाइन करते हैं, उसकी केयरफुल कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके लिए जो वर्कर्स हैं वो भी स्किलफुल चाहिए आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, डेलीकेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए इसके लिए। कॉस्ट इंक्रीजेज ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील। प्री स्ट्रेसिंग में आप कंक्रीट वो भी हाई स्ट्रेंथ की यूज़ करते हैं और स्टील भी हाई स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं, तो इसलिए कॉस्ट कंसिडरेबली हाई होती है इसकी। कॉस्ट इंक्रीजेज ड्यू टू हाईली स्किल्ड लेबर। हाईली स्किल्ड लेबर होने की वजह से भी इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। इसमें जो आप फार्मर की यूज़ करते हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और लॉसेज इन प्री स्ट्रेसेस ड्यू टू स्लिप क्रीप फ्रिक्शन, कि ये जो सारे फैक्टर हैं, स्लिप क्रीप फ्रिक्शन, इसकी वजह से प्री स्ट्रेस फोर्स जो है ना उसमें लॉसेज होते रहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें लॉसेज अक्कर होते रहते हैं। एंकरेज कंड्यूर्स एंड जैक्स आर रिक्वायर्ड। स्पेशल फिटिंग, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए आपको इसके लिए। तो स्टूडेंट, ये था इंट्रोडक्शन टू प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इतने ही टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूड थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद जो बुक के अंदर आपकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये लेक्चर सुनने के बाद आप उसे पढ़ेंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। तो इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।